हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन टू लर्न। आज डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 की प्रिपरेशंस के बारे में। ठीक है, और आज पहला पार्ट सीटीपी का, जो भी आपके ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके सीटेट 2021 के जो अब ऑनगोइंग एग्ज़ाम्स या टेट के जितने भी कोई भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उन सबों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये सीटीपी के जो कैप्सूल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज ये इसका पहला पार्ट है। ठीक है, आगे इसी तरह ढेर सारे पार्ट आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट यानी विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। यह विचार किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। पहला ऑप्शन दिया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा ऑप्शन दिया प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, तीसरा दिया प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन या इंटर रिलेशन। ठीक है, तो आप ये देख के भी बता सकते हो, ठीक है ना, कि ये ऑप्शन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ये आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है ये। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में डैश। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनल। नहीं, यूनिडायरेक्शनल कुछ भी नहीं होगा, ऑप्शन को कट करिए। क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग द यंग चिल्ड्रन। ठीक है, हाँ ये ऑप्शन सही है कि इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। शार्पन्स द मेमोरी, नहीं ये नहीं होगा। डिफ्रेंशिएट द न्यू लर्निंग फ्रॉम द, ये एकोमोडेशन वाली बात या ये सब वाली बात तो है नहीं यहाँ पे कोई ऐसे। डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम न्यू लर्निंग, हाँ तो ये पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। सॉरी, सेकंड ऑप्शन है क्रिएट द इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग द यूथ चिल्ड्रन। देखिए मोटिवेशन यानी प्रेरणा जो होगी वो आपके अंदर तभी पता चलेगी जब वो आपके अंदर कोई ना कोई छोटे बच्चों के सीखने में जो रुचि पैदा होती है, उसी को हम लोग मोटिवेशन कहते हैं लर्निंग में। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। पियाजे से संदर्भ रखता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ भी लीजिए फिर भी, लेकिन इसका आंसर पियाजे होगा। जब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात आ जाए समझ लीजिए पियाजे की बात हो रही है। उस पर भी 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस की बात हो रही है। ठीक है, आपको पता भी होगा, पहला सेंसरी मोटर, ठीक, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कंक्रीट और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली, ये भी पियाजे की बात हो रही है। और किस स्टेज के बारे में बात हो रही है वो आपसे पूछ रहा है। लॉजिकली कब बच्चा सोचना शुरू कर देता है? अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स नोन एज, ये कौन सी स्टेज होगी? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होगी कंक्रीट ऑपरेशनल से 7 to 11 ईयर्स वाली। ठीक है, अगर इसी जगह ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स की जगह, यानी एक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एक कंक्रीट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपकी मूर्त चीज़ें। ठीक है, जिसको बच्चा छू के या फील करके महसूस कर सकता है या टच कर सकता है। ठीक है, या देख सकता है। ठीक है, व्यू। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स की जगह और इवेंट्स की जगह यहाँ पे अगर लिखा होता एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात होती, तो आपका इसमें आंसर होता फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है ना, तब आपका ये ऑप्शन होता। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है कि लॉजिकली थिंक कर रहा है अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड को ही है, तो उसका कौन सा साइन नहीं होगा, यानी कौन सा संकेत नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? पहला ऑप्शन दे रहा है वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, ये तो ठीक है, तो ये तो साइन ठीक है। वन हु कैन एडजस्ट ऑन सेल्फ इन अ न्यू एनवायरमेंट, ये भी सही है। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम द लॉन्ग एसेज, देखिए रटने वाली से संबंधित, क्रैमिंग मतलब रटना, लंबे लंबे बड़े बड़े एसेज रट ले रहा है, तो ये कोई इंटेलिजेंट यानी क्रिएटिव बच्चे की पहचान नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस संदर्भ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। देखिए ये ऑप्शन का मतलब ये हो रहा है कि रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स का मतलब हुआ जैसे आप यूरिन और टॉयलेट मतलब इन सबों से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सोशो साइकोलॉजिकल तो नहीं होगा, ठीक है। और यही पूछ भी रहा है कि कौन सा इससे रिलेशन नहीं है सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कोई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता तो है नहीं ये कोई हमारी, ठीक है। दूसरा दिया नीड फॉर कंपनी, हाँ ये तो ठीक है। नीड फॉर अप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, ये भी ठीक है, ठीक है। सराहना या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, ठीक है। नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, तो ये सब चीज़ें सही दिया है। पहला ऑप्शन जो होगा वही होगा, वो सोशो साइकोलॉजिकल नीड से कोई इसका रिलेशन नहीं होगा बच्चे का, ठीक है ना। ये तो नेचुरल चीज़ें हैं सब, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया किस चीज़ से एसोसिएटेड है? रीडिंग, बिहेवियरल, मेंटल या मैथमेटिकल, ठीक है। तो रीडिंग डिसऑर्डर यानी पठन संबंधी विकार होता है, ठीक है। जो LSRW आपने पढ़ा ना, नॉम उसका नॉम चॉम्स्की का LSR और W, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो रीडिंग डिसऑर्डर होता है, ये पढ़ने में दिक्कतें होती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि रीडिंग डिसऑर्डर में मतलब आपका कहने का, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको बच्चा क्या पढ़ेगा? B लिखेगा, ठीक है। या SAW लिखा हुआ है तो उसको WAS इस टाइप का कुछ देखेगा, ठीक है। या रैट लिख दिया, रैट की जगह वो पढ़ेगा उसको टार, TAR, टार, टैर, टैर बोलेगा, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रीडिंग डिसऑर्डर। मैथ बिहेवियरल डिसऑर्डर तो मेंटल डिसऑर्डर, इससे अभी यहाँ पे फिलहाल इसका कोई एक्चुअल वो नहीं है। मैथमेटिकल डिसऑर्डर क्या बोलेंगे हम लोग? डिसकैलकुलिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मैथमेटिकल डिसऑर्डर की बात होती है तो आपका ये हो जाएगा डिसकैलकुलिया, ठीक है ना, डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू, करिकुलम जो शब्द दिया गया है एजुकेशन की फील्ड में, वो किस चीज़ के ऊपर, उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका करिकुलम का अर्थ क्या है, करिकुलम किस लिए होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एवेल्युएशन के लिए, क्या हम उससे मूल्यांकन करते हैं करिकुलम से? बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा। टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि ये कोई पाठ्य सामग्री है कक्षा में उपयोग की जाने वाली, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया मेथड ऑफ टीचिंग, ये कोई शिक्षण का तरीका भी नहीं है, ठीक है, और उससे सिखाने वाली कोई प्रक्रिया भी नहीं है, ठीक है, या सामग्री नहीं है। थर्ड लास्ट ऑप्शन दिया ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन डे टू डे बेसिस, स्कूल का जो कार्यक्रम जो तय किया जाता है, ठीक है, कि जो छात्रों को हर दिन के आधार पर अनुभव करना होता है। जैसे प्रेयर करना है, प्रेयर करने के बाद पहले एक असेंबली लगती है, असेंबली लाइन लगती है, लाइन लगाने के बाद आप प्रॉपर लाइन लगाने के बाद फिर आप उसमें आएंगे, क्या बोलते हैं, असेंबली में आएंगे, ठीक है। फिर एक एक लाइन में जाएंगे, क्लासेस में अपने बैठेंगे, फिर आपके जो पीरियड टाइम टेबल जो आपको तय किया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं करिकुलम, ठीक है ना, जो पूरा स्कूल का एक प्रोग्राम तय किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं करिकुलम। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, एक्टिवली कंस्ट्रक्शन के लिए बोल रहा है। एक्टिवली कंस्ट्रक्शन जो करते हैं ये किसने कहा है? ये कोलबर्ग ने कहा है, स्किनर ने कहा कि पियाजे ने कहा है? देखिए पियाजे ने ये कहा है, ठीक है। सब फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ द स्टेटमेंट्स। हिंदी में पढ़िए इसको। डैश सोच में एक समस्या के रूप में एक बच्चा सॉल्वर बयानों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, ठीक है ना। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स, वो इवेल्युएट कर रहा है, ठीक है, द ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ द स्टेटमेंट्स, ठीक है, उसकी क्या संभावना है या क्या सच्चाई है
कोई स्टेटमेंट उसने पढ़ा तो उसकी गहन अध्ययन करके उसने ये जाना कि भाई इसकी क्या सच्चाई है, ठीक है। वो अपने ही में लगा हुआ है कि जानने में कि भाई इसकी क्या सच्चाई है या कितना क्या संभावनाएं हैं इस स्टेटमेंट्स की सही होने में, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को अब यहाँ पे क्रिएटिव नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा कि क्रिएटिव मत लगा दीजिएगा, क्योंकि क्रिएटिव होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी बच्चा कुछ नया कंस्ट्रक्शन कर रहा है नॉलेज की या कोई बात कर रहा है इस टाइप की, वहाँ पे बच्चे को हम क्रिएटिव बोलेंगे, ठीक है। एस्थेटिक तो है नहीं यहाँ पे, सौंदर्य वंदर से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भी नहीं होगी यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। इसे हम बोलेंगे लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, जो कि कंक्रीट ऑपरेशनल में आती है, ये हम लोग बोलेंगे लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि अपना वो लॉजिक लगा रहा है जानने में कि वो सवाल या वो स्टेटमेंट की सच्चाई कितनी है या उसकी संभावना कितनी है उसकी सही होने की, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित होता है? सोशल इक्विलिब्रियम, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। समावेशी शिक्षा यानी सबको समान अधिकार, ठीक है। तो सोशल इक्विलिब्रियम नहीं, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल समानता और समान अवसर, ठीक है, जो कि आरटीआई भी बात करता है, जिसकी राइट टू एजुकेशन की, ठीक है। 14 साल तक बच्चों का, 14 ईयर्स तक के हमको सबको मुफ्त और निःशुल्क मतलब शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। और सभी को समान और समान अवसर और समानता के साथ पढ़ाई करवाने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। सोसाइटी डिटरमाइन करती है कि मेल्स और फीमेल का रोल क्या होता है, ठीक है। समाज पुरुष और महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करता है। यह कथन स्पष्ट करता है जेंडर एज अ इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट नहीं, जेंडर एज अ हेरिडिटरी एंडोमेंट नहीं, जेंडर एज इंट्यूटिव नहीं, ये सब ऑप्शंस गलत हैं। हाँ, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्ट इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो सोसाइटी बता रहा है, ठीक है, सोसाइटी डिटरमाइन करती है, ठीक है। भगवान ने तो बताया नहीं कि मेल और फीमेल की, मेल के लिए ये काम बना हुआ है, फीमेल के लिए ये काम बना हुआ है, ऐसा सब भगवान ने नहीं बताया। ये हमारे जो समाज होता है ये उन्हीं के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ चूंकि मेल और फीमेल की बात हो रही है तो जेंडर की बात आ गई, ठीक है। और सोसाइटी चूंकि डिटरमाइन करती है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है ये, ठीक है, जो कि सोसाइटी कर रही है इसीलिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 derives its understanding from ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कॉग्निटिव थ्योरी। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में समझ कहाँ से ली गई है? कंस्ट्रक्टिविज्म से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन। अब सारी सोच के पैटर्न बच्चों की पहचान करते हैं किस टाइप की? हुआ जो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ठीक है। अब सारी सोच जिनकी होती है वो कौन से होते हैं? डिसेबल्ड नहीं, डिसलेक्सिक नहीं, क्रिएटिव, हाँ क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो, ठीक है। रेजिलियंट नहीं होंगे, रेजिलियंट मतलब लचीला, मतलब जो कभी कोई काम कर रहे हैं फिर छोड़ दिया, फिर कोई काम कर रहे हैं छोड़ दिया, ये होते हैं रेजिलियंट टाइप, ठीक है। लगे हुए हैं लेकिन बीच में मन उनका हट जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती विचार की सीमा नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ इरिवर्सिबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन बोल रहा है, ठीक है, लिमिटेशन नहीं है। ये लिमिटेशन तो है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन ही है। तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, ये भी एक लिमिटेशन है। डेवलप ईगोसेंट्रिज्म भी एक वो है, ठीक है ना। ये सब क्या लिमिटेशंस है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? कौन सी लिमिटेशन नहीं है, यानी वो बच्चा ऐसी चीज़ें जो उसमें ना हो रही हैं, और लेकिन सिंबॉलिक थॉट का डेवलपमेंट तो होता है प्री ऑपरेशनल थॉट में, ठीक है ना। सिंबॉलिक थॉट का डेवलपमेंट होता है, तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं, उसके अंदर वो क्षमता है उसकी, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब हुआ जो उसकी चीज़ें
उस जो बच्चा उस एज में 2 से 7 साल में जो ना कर पाए या दिक्कत आए उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन। यहाँ पूछ रहा था क्या लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, डेवलपमेंट ऑफ सिम्बॉलिक थॉट। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस द लैंग्वेज, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इसके पूर्व भी एक विचार था जिसे आगे रखा गया था, ठीक है। और भी है एक विचार जिसको आगे रखा गया, यानी क्या बोला है, इंग्लिश में पढ़िए फिर से। थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस द लैंग्वेज, ठीक है, बट ऑल्सो प्रीसीड्स इट, यानी थॉट और लैंग्वेज की बात यहाँ पे की जा रही है कि थॉट जो है नॉट ओनली डिटरमाइंस द लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रीसीड्स इट, लैंग्वेज से पहले आता है, थॉट लैंग्वेज से पहले आएगा, ठीक है। ये किसने कहा था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन, ये आप जब अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरीज तो आपको ये पता होगा कि ये जीन पियाजे ने कहा था, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, वाइगोस्की ने इसका जस्ट उल्टा बोला था कि लैंग्वेज के बाद ही थॉट आएगा, ठीक है। यानी बच्चा पहले बोलना सीखता है तब फिर उसके अंदर सोच आती है, ठीक है, ऐसा ये कहना था वाइगोस्की का। लेकिन जीन पियाजे का ये सोचना था कि बच्चा लैंग्वेज तो जो सीख रहा है उसके लैंग्वेज सीखने से पहले उसके हर चीज़ देखता है, समझता है, तो उसके अंदर वो थॉट यानी सोचने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। वो चाहे लेवल उसका बहुत छोटा हो लेकिन उसके अंदर सोचने की क्षमता पहले आती है, यानी थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू अ चाइल्ड, यानी कितनी स्कैफोल्डिंग यानी कितनी हमको मात्रा में बच्चे को मचान देने की, मचान मतलब होता है स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बच्चे की सहायता मतलब, ठीक है। सहायता हम कितनी मात्रा या प्रकार में देंगे ये किस बात पर निर्भर करता है, इस चीज़ की बात हो रही है। द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू अ चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन द, किस चीज़ पे, पहला मूड ऑफ द टीचर, यानी जैसा मूड होगा टीचर का, यानी अगर मूड अच्छा नहीं है, किसी बच्चे से कोई बात है, अनबन है, तो उसको मदद ही नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये सब गलत बात है। सेकेंड है रिवॉर्ड ऑफर्ड फॉर द टास्क, कोई रिवॉर्ड वर्ड के लिए काम ये नहीं होता है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग का। लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, हाँ ये आंसर हो जाएगा आपका कि बच्चे की निष्पादन का स्तर, यानी बच्चे को जैसी ज़रूरत है, यानी जैसा उसका लेवल है, जिस तरह, जैसे मान लीजिए कोई सवाल, कठिन सवाल कर रहा है फिर बीच में अटक रहा है, तो उस जहाँ तक वो पहुँच पा रहा है, जो उसकी क्षमता है उसके अनुसार उसको मदद प्रदान की जाती है टीचर्स द्वारा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, इनिट एबिलिटी से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, जब बच्चे अपने अनुभवों के अनुसार प्राप्त जानकारी की व्याख्या करने की सोचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे हम उसे, जब चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, यानी कोई जानकारी बच्चों के पास है पहले से, ठीक है, और फिर वो उसे वो अपनी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी भाषा में अगर वो उसको व्यक्त कर रहे हैं तो इससे हम क्या कहेंगे, यानी जानकारी उनके पास है पहले से, ये भी बोलिए, देखिए क्या बोला है, चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, यानी मान लीजिए टीचर हैं, कोई लेक्चर दे रही हैं, ठीक है, उस जानकारी को उसने उनसे लिया, टीचर ने बच्चे ने टीचर से जानकारी ली, ठीक है, फिर उस जानकारी को बच्चा अपनी भाषा में व्यक्त कर रहा है, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे किस टाइप की थिंकिंग है, कॉन्क्रीट थिंकिंग है, रिफ्लेक्टिव है, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, या क्रिएटिव है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्क्रीट थिंकिंग आपकी, ठीक है। कोई एक मूर्त चीज़ों के बारे में मान लीजिए टीचर ने बात की या कोई भी चीज़ उसने देखी, कहीं से भी देखी, वो एक मूर्त चीज़ थी, यानी एक कॉन्क्रीट चीज़ थी, उस चीज़ के बारे में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ या पहले से था, फिर उस चीज़ को उसने अपने भाषा में या अपने विचार से उसने उसको व्यक्त किया, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और ये हमारा आज का लास्ट होगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अ चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल, एक बच्चा
कि एक बच्चे के कारण आप मेरे लिए ऐसा करते हैं, यानी एक बच्चा रीजंस करता है, ठीक है, कि आप मेरे लिए ऐसा करो तो मैं आपके लिए ऐसा करूँगा, ठीक है ना, बोलते नहीं है जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपने भाई से या अपने पापा से या किसी से भी आपने जैसे बोला कि कोई बात उनकी आप ऐसी जानते हो, ठीक है, ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई किसी की बात जानता है तो आप बोलता है उसको, एक तरह से धमकी नहीं देता था कि मतलब मैं आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप मेरे लिए काम करोगे तो मैं आपके लिए भी काम करूँगा, कि मैं आपकी बातें नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो होता है ना, टिट फॉर टैट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चा किस उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, तो बच्चा जो है वो कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस है ना, जो 3 लेवल्स उसने दिए ना कोलबर्ग ने, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, ये 3 लेवल्स दिए हुए हैं, तो उसमें 6 स्टेजेस हैं, हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। तो बच्चा किस स्टेज में फॉल कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला दिया इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। सेकंड दिया हुआ पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, देखिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस तो नहीं होगा, ठीक है, ये पहली स्टेज है, ये नहीं होगी। गुड बॉय गुड गर्ल भी नहीं यहाँ पे कि भाई आप, मैं ऐसा काम करूँगा ताकि मुझे लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा लड़का लड़का, ठीक है, तो यहाँ पे ये वही बात नहीं हो रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी जो है ये आपका आता है 4th स्टेज में, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट आपका बच रहा है ए ऑप्शन, वही आपका आंसर हो जाएगा बिना देखे भी। आप बाकी ऑप्शंस को कट करके भी लगा सकते हो अगर आपको ऐसे कोई वर्डिंग्स मिल रहे हैं जो आपको जानकारी ना हो, ठीक है ना। जैसे सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो यही इसका होगा। म्यूचुअल एक्सचेंज भी इसको बोलते हैं, ये म्यूचुअल एक्सचेंज प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी पहली पार्ट CDP की, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक, और कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो उसको पॉज करके फिर दोबारा उसको देखिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशंस प्रॉपर मिलती रहेंगे, ठीक है। और एक अच्छे लर्नर बनना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बनाऊँ, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।